हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे ईरानी हमले के बाद बंकर में छिपे नेतन्याहू और मंत्री। जी हां दोस्तों, जिसके बाद अमेरिका भी आया सख्ते में। व्हाइट हाउस में बाइडेन और कमला हैरिस का मंथन हो गया शुरू। जी हां, बहुत बड़ी मीटिंग करने लगा अमेरिका, तो वही बताएंगे। इजराइल पर मिसाइल अटैक के बाद भारत ने भी जारी कर दी अपने नागरिकों के लिए बड़ी एडवाइजरी। साथ ही साथ सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको ये देंगे कि इजराइल हिजबुल्लाह जंग के बीच भी आखिर ईरान क्यों पहुंचा। भारत का युद्ध पोत बताएंगे क्या है इसके मायने। तो वही मिशन समंदर पर अजीत डोभाल का फ्रांस यात्रा सफल होता नजर आ रहा है। दोस्तों, अजीत डोभाल से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की मुलाकात। क्या हुई बातचीत, क्या भारत का मिशन सफल हो पाया या नहीं। तो वहीं इस महीने के शुरुआत में आधार, पीपीएफ, इनकम टैक्स से एलपीजी के दाम तक बड़े बदलाव की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही। एक एक खबर आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले निरंतर भारत देश को विकसित देश बनते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां ईरानी हमले के बाद बंकर में छिपे नेतन्याहू धड़ाधड़ 200 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी ईरान ने। उसके बावजूद भी बाल भी बांका नहीं कर पाया इजराइल का। दोस्तों, किला बन गया है इजराइल। दरअसल इजरायली सेना का कहना है कि ईरान ने इजराइल पर 200 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, लेकिन इजराइल पर इस हमले का कोई भी असर नहीं हुआ। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि इजराइल एक किला बन गया, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या ईरान का हमला बेअसर हो गया है। हालांकि ईरान के हमले के बाद पूरे इजराइल में सायरन हवन मिसाइल हमला किया, जिसके बाद पूरे देश में हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं और सरकार ने इजरायली नागरिकों से बम शेल्टर होम में जाने के लिए कहा है। दोस्तों, हमले के बाद ईरान ने इसे हिजबुल्लाह प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह और हमास चीफ इस्माइल हानियह के कत्ल का इंतकाम बताया है, बदला बताया है। ये भी कहा है कि आगे और भी हमले होंगे। इस बीच इजराइल ने भी ईरान को इन हमलों को का अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इजरायली सूत्रों का यह भी कहना है कि ईरानी हमलों के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट के मंत्री बंकरों में छिप गए हैं। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस में ईरानी हमले को लेकर मीटिंग की है। जी हां, भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी और कह दिया सुरक्षित स्थान पर चले जाएं भारतीय। दोस्तों, ईरान के हमले को लेकर अमेरिका ने अलर्ट जारी कर दिया, जिसके बाद इस अलर्ट के मद्देनजर भारत ने इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। इस एहतियाती एडवाइजरी में भारत ने वहां रह रहे भारतीयों को सुरक्षित जगह रहने का आग्रह किया है। भारत ने कहा है कि इजराइल में भारतीय एम्बेसी वहां के अधिकारियों से लगातार कंटिन्यूअसली संपर्क में है। एयर हालत पर नजर रखी जा रही है। भारत ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इजराइल में 32,000 भारतीय रह रहे हैं। खबर है कि ईरान के मिसाइल हमले से पहले सभी नागरिक बम शेल्टर्स में चले गए हैं। जी हां दोस्तों, वही बता दें, सबसे बड़ी और एक चौंकाने वाली खबर आ रही है इस खबर के बीच कि आखिर इजराइल हिजबुल्लाह जंग के बीच ईरान कैसे पहुंच गया। भारत का युद्ध पोत क्या है, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव। भारतीय नौसेना के युद्ध पोत का एक बेड़ा ईरान पहुंचा है। इजराइल हिजबुल्लाह जंग के बीच भारतीय युद्ध पोतों के ईरान पहुंचने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग अपने चरम पर है। वहीं भारतीय नौसेना की ये तैनाती काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारतीय नौसेना का बेड़ा फायर की खाड़ी में ईरानी नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास के लिए दक्षिणी बंदरगाह शहर अब्बास पहुंचा है। ईरान पहुंचे भारतीय नौसेना के इस बेड़े का नाम शांति और मैत्री है। इसकी कमान कैप्टन अंशुल किशोर संभाल रहे हैं। भारतीय नौसेना के बेड़े में 3 विध्वंसक युद्धपोत शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले ईरानी नौसेना भारत आई थी और अब भारतीय नौसेना ईरान गई है। तो वहीं बता दें, चेन्नई के आसमान में गरजेंगे राफेल और सुखोई। वायुसेना के भव्य एयर शो में दिखेगा रोमांचक नजारा। दरअसल चेन्नई का मरीना बीच 6 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक विशेष दिन के रूप में दर्ज होने जा रहा है। इस दिन राफेल, सुखोई और मियोकान जैसे लड़ाकू विमानों का अद्भुत प्रदर्शन शहर के आसमान में देखने को मिलेगा। ये एयर शो भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर वायुसेना के अद्वितीय विमान और पायलटों की क्षमताओं का प्रदर्शन होगा, जो जनता के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव साबित होगा। तांबरम एयरफोर्स स्टेशन के प्रभारी एयर कोमोडोर रिथीश कुमार ने इंडिया टुडे से बात करते हुए बताया कि 2021 तक ये कार्यक्रम दिल्ली के पालम और हिंडन एयरबेस के बीच आयोजित होता था। 2022 में इसे चंडीगढ़ और 2023 में प्रयागराज में आयोजित किया गया था। अब हमें गर्व है कि भारतीय वायुसेना ने चेन्नई और तंबारम को इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए चुना है। जी हाँ, वही बता दें, अजीत डोभाल से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। जी हाँ, भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल फ्रांस के यात्रा पर गए हुए हैं। इसी कड़ी में अजीत डोभाल की मुलाकात आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से हुई। इससे पूर्व अपनी यात्रा पर अजीत डोभाल ने फ्रांस के सशस्त्र मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु संग व्यापक चर्चा की थी। उनकी बातचीत का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को गहरा करना और अंतरिक्ष सहयोग को और आगे बढ़ाना था। साथ ही उभरते हुए अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक परिदृश्य पर अंतर्दृष्टि साझा भी करना था। बता दें कि इससे पहले अजीत डोभाल रशिया की यात्रा पर थे, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी।
थी। जी हाँ, फ्रांस यात्रा के दौरान अजीत डोभाल की मुलाकात सोमवार को इमैनुअल मैक्रोन से हुई। डोभाल ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रेषित की गई शुभकामनाएं दी। साथ ही अजीत डोभाल ने दोनों देशों के बीच हॉरिजन रोड मैन 2047 को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई। अजीत डोभाल संग मुलाकात के दौरान इमैनुअल मैक्रोन ने दुनिया में शांति लाने के लिए पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना की। जी हाँ, तो वहीं दोस्तों नेक्स्ट खबर आपको बता दें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना मत भूलिएगा और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पाकिस्तान की जेलों में 24 भारतीय मछुआरों ने दम तोड़ दिया। जी हां, आरटीआई में चौंकाने वाला खुलासा। बता दें सबसे पहले आपको, सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी के मुताबिक पिछले 10 साल में पाकिस्तान की जेलों में 24 भारतीय मछुआरों की मौत हुई है। मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ता जतिन देसाई ने सोमवार को यह जानकारी दी। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग की ओर से आरटीआई के जवाब में प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए जतिन देसाई ने यह बात कही। ये आंकड़े जनवरी 2014 से दिसंबर 2023 की अवधि के हैं। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक मछुआरे विनोद लक्ष्मण का 17 मार्च को निधन हो गया और उनका शव अंतिम संस्कार के लिए इस वर्ष 1 मई को घर वापस भेजा गया। सौराष्ट्र गुजरात के एक अन्य मछुआरे सुरेश नाडू ने 5 सितंबर को कराची जेल में अंतिम सांस ली, लेकिन उनके पार्थिव शरीर को अभी तक वापस नहीं लाया गया। देसाई ने कहा कि आज की तारीख तक 210 भारतीय मछुआरे गलती से अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा पार करने और दूसरे देश की समुद्री एजेंसियों द्वारा पकड़े जाने के कारण पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। इनमें से 180 मछुआरे ऐसे हैं जो अपनी जेल की सजा पूरी कर चुके हैं। उसके बावजूद भी भारत वापस भेजने पर अभी तक उनका कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जबकि उनकी राष्ट्रीयता का सत्यापन काफी पहले हो चुका है। जी हाँ, अब ऐसे में पाकिस्तान की जेलों में 24 भारतीय मछुआरों के मरने की इस रिपोर्ट ने वाकई में हर किसी को चौंका दिया है कि पाकिस्तान क्या कैदियों को भारतीय होने की सजा दे रहा है। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। वहीं बता दें, जयशंकर जी ने कहा ड्रैगन कर रहा समझौते का उल्लंघन, अग्रिम चौकियों पर सेना की तैनाती तक नहीं होगा तनाव कम। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच तनाव तब तक जारी रहेगा जब तक सीमा पर अग्रिम चौकियों पर सेना तैनात रहेंगी। उन्होंने कहा कि सीमा को शांतिपूर्ण और शांत बनाए रखने के लिए किए गए समझौतों का चीन ने 2020 में उल्लंघन किया। जयशंकर अमेरिका में कार्नेगी एंडोमेंट के कार्यक्रम में बोल रहे थे। भारत चीन संबंधों पर विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के साथ रिश्तों की बात कोई 4 साल की नहीं बल्कि ये एक लंबी कहानी है, लेकिन संक्षेप में कहे तो सीमा को शांतिपूर्ण और शांत बनाए रखने के लिए हमारे बीच कुछ समझौते हैं। चीन की ओर से 2020 में उन समझौतों का उल्लंघन किया गया क्योंकि हमने अपनी सेनाओं की अग्रिम तैनाती की है, इसलिए परिणाम स्वरूप तनाव है। जब तक उन अग्रिम तैनाती का मसला हल नहीं होता और सैनिकों की वापसी नहीं होती तब तक तनाव जारी रहेगा। वहीं बता दें, दुर्गा पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए उठाएंगे सभी जरूरी कदम। बांग्लादेश से बड़ी खबर, सुरक्षा चिंताओं पर बोली अंतरिम सरकार। बता दें, दुर्गा पूजा के दौरान अशांति की चिंताओं के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा कि वो उत्सव को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए सभी की सभी जरूरी कदम उठाएगी। अंतरिम सरकार ने कहा कि इस बार का उत्सव पिछले सभी वर्षों की तुलना में सबसे अच्छा होगा। दुर्गा पूजा 9 से 13 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। समाचार एजेंसी बीएसएस के मुताबिक गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि इस बार की पूजा पिछले वर्षों की तुलना में सबसे अच्छी होगी। उन्होंने कहा कि हम दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश से ही खबर, लेखिका तस्लीमा नसरीन का बड़ा दावा। कहा बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस नहीं बल्कि एक 28 साल का युवक चला रहा है सरकार। जी हां, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बने कई दिन हो गए। इस बीच प्रसिद्ध लेखिका तस्लीमा नसरीन ने दावा करके सनसनी मचा दी है। तस्लीमा नसरीन ने सवाल उठाया है कि क्या बांग्लादेश में सरकार का सारा नियंत्रण 84 साल के बुजुर्ग यूनुस के हाथों में है या उनके पीछे किसी और का हाथ है। विवादास्पद लेखिका तस्लीमा नसरीन ने दावा किया है कि बांग्लादेश की सरकार 28 साल का एक युवक चला रहा है। तस्लीमा ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट शेयर की। उन्होंने महफूज आलम की ओर इशारा किया। नसरीन ने कहा कि मोहम्मद यूनुस की कथनी और करनी मेल नहीं खाती। वो अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होने का संदेश तो देते हैं, लेकिन ये जमीन पर नजर नहीं आ रहा। उनके नेतृत्व के दौर में भी अल्पसंख्यकों पर हमले और धमकियां जारी हैं। दुर्गा पूजा के मौके पर कट्टरपंथियों ने कड़ी चेतावनी कैसे जारी कर दी। इससे साफ है कि सरकार पर मोहम्मद यूनुस का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन आपको क्या वाकई में आपको भी ऐसा ही लगता है, बताना मत भूलिएगा। वहीं बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, फाइनल फेज में बम्पर वोटिंग ने तोड़ा लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड। सोपोर में 30 साल बाद इतना मतदान। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। कुल वोटिंग ने 2024 लोकसभा के रिकॉर्ड तक को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनको लेकर लोगों के बीच काफी उत्साह देखने को मिला। मतदान केंद्रों के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लगी रही। विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में मंगलवार को 68.72% मतदान हुआ, जो लोकसभा चुनाव
के आंकड़ों से ज्यादा है। सोपोर और बारामूला समेत 7 जिलों में पिछले 3 दशकों में किसी चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 3 चरणों में 63.45% मतदान हुआ। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 3 चरणों में कुल 63.45% मतदान रहा। अधिकारियों ने बताया कि सभी क्षेत्रों में मतदान शांति से संपन्न हुआ, जिसमें इंटरनेशनल बॉर्डर और नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास विशेष मतदान केंद्र भी शामिल थे। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। दोस्तों वहीं बता दें, सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत बढ़ी। दिल्ली की अदालत ने 12 अक्टूबर तक बढ़ाई अवधि। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आतंकवाद की फंडिंग मामले में लोकसभा सदस्य इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत की अवधि 12 अक्टूबर तक बढ़ा दी। इसके साथ ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने रशीद को 13 अक्टूबर को संबोधित जेल में आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया। जी हां, इससे पहले जज ने 10 सितंबर को रशीद को 2 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। इंजीनियर रशीद उर्फ शेख अब्दुल रशीद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया गया। जी हां, वही बता दें, पाकिस्तान में मिल रही आईएस आतंकियों को पनाह, तालिबान ने गुम की शहबाज सरकार की सिट्टी पिट्टी, लगा दिए गंभीर आरोप। जी हां, अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और सेना को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तालिबान ने इस्लामिक स्टेट से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। तालिबान का कहना है कि आईएस के जो लड़ाके उनके सुरक्षा बलों ने उनको पकड़े, उनको पाकिस्तान के एक शिविर में अफगानिस्तान में घुसपैठ की ट्रेनिंग दी गई थी। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि विशेष बलों ने उनको पकड़ लिया है, जिनसे जुड़े लोगों ने काबुल में आत्मघाती बम विस्फोट किए थे। हमने जांच में पाया कि आत्मघाती हमलावर ने पाकिस्तान में आतंकवाद, अफगानिस्तान में घुसपैठ की ट्रेनिंग ली थी। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो भी हाल ही में पाकिस्तान के ट्रेनिंग सेंटर से लौटे थे। जी हाँ दोस्तों, इनको कैसे स्वागत किया जाना चाहिए, अपनी राय देना मत भूलिएगा। वही बता दें, बंगाल में गूंजे देश विरोधी नारे पर गृह मंत्रालय का सबसे बड़ा एक्शन। दोस्तों, रविवार को कोलकाता के जादवपुर इलाके में आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत विरोधी नारे भी गूंजे। निकालने गए एक विरोध मार्च के दौरान कश्मीर मांगे आजादी का नारा सुनाई दिया। इस सिलसिले में पहले अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। बताया जा रहा है कि भारत विरोधी नारे लगाए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय हरकत में आ गया। वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते, सवाल से सियासी उबाल। कौन है राज्य के पूर्व शासक डोगरा? दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान पहले से ही भाजपा के जम्मू उत्तर सीट के उम्मीदवार श्याम लाल शर्मा ने मतदाताओं से अपनी पार्टी को चुनने की अपील की। उन्होंने इसके पीछे केंद्र शासित प्रदेश को हिंदू डोगरा समुदाय से पहला मुख्यमंत्री मिल सकने की दलील दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते, हम यहाँ की आबादी का 32% प्रतिनिधित्व करते हैं। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, बैंकॉक में स्कूल बस में लगी भीषण आग, 25 छात्रों व टीचर मारे जाने की आशंका। बता दें, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के उपनगरीय क्षेत्र में छात्रों और शिक्षकों को ले जा रही एक बस में मंगलवार को आग लग गई, जिससे वाहन में सवार 25 लोगों के मारे जाने की आशंका है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि टायर फटने की वजह से गाड़ी अनियंत्रित हो गया और गाड़ी में आग लग गई थी। वहीं बता दें, इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र भेजे सेना। जी हां, गाजा और लेबनान में हमले रोकने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति ने कर दी बहुत बड़ी मांग। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने गाजा और लेबनान में इजराइल के हमलों को तुरंत रोकने की अपील की है। एर्दोगन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अगर गाजा और लेबनान में इजराइल के हमलों को रोकने में कामयाब नहीं हो रही है तो फिर इससे आगे बढ़ते हुए कदम उठाए जाएं। इजराइल ने कभी नहीं रुका है ना तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को तुरंत 1950 में पारित प्रस्ताव के मुताबिक इजराइल के खिलाफ सेना के इस्तेमाल की सिफारिश करनी चाहिए। जी हाँ, एर्दोगन ने इस दौरान कहा कि हमारे क्षेत्र में रहने वाले सभी मुस्लिम, यहूदी और ईसाइयों के लिए हम शांति की चाह रखते हैं। हम शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मुस्लिम दुनिया से एकजुट होने का आह्वान करते हैं। एर्दोगन ने कहा कि इजराइल का आक्रामक रवैया बढ़ता जा रहा है, अगर उसे जल्द ही रोका नहीं गया तो उसके हमले दूसरे मुस्लिम देशों को भी निशाना बनाएंगे। वही बता दें, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, ज्यादातर अपराधी मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य की फिर एक बार जहरीला बयान। बता दें, उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री ने एक बार फिर यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्यादातर अपराधियों को मुख्यमंत्री बोले तो योगी आदित्यनाथ की जाति का बताकर बड़ा और विवादित बयान दे दिया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि अपराधी ज्यादातर मुख्यमंत्री के बिरादरी के और मुख्यमंत्री गूंजे और अंधे और बहरे बनकर तमाशा देख रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी के लोग दलित, पिछड़े और मुसलमानों को दुश्मन नंबर 1 बना चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मंगलवार को फतेहपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सूबे की कानून व्यवस्था से लेकर अपराधियों की जाति को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना हमला बोला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपराधी ज्यादातर मुख्यमंत्री के बिरादरी के हैं। आज जितने भी मुख्यमंत्री की बिरादरी के लोग हैं वो खुद को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। यही कारण है कि बेहिचक और बेअंदाज होकर
होकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और मुख्यमंत्री गूंगे अंधे और बहरे बनकर तमाशा देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बिरादरी के अपराधी ना चाहे जितना गंभीर अपराध किया हो उसे 7 खून माफ पे, ये कहना है दोस्तों इस पूर्व मंत्री का। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। वही बता दें, अमित शाह जी ने सीएम पद को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। महाराष्ट्र को लेकर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनना तय है, कहना है शाह का। बता दें, महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। सभी दल अभी से ही चुनावी तैयारियों में लग चुके हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी महाराष्ट्र पहुंचे और मुंबई में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बानवफुले, मुंबई भाजपा प्रमुख आशीष शेलार और अन्य नेता भी उपस्थित है। बैठक में अमित शाह ने दावा किया कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनना लगभग तय है। जी हाँ, वही बता दें, लोकतंत्र या फिर नोट तंत्र। पंजाब में सरपंच पद की 2 करोड़ में नीलामी, चुनाव आयोग ने 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। दरअसल पंजाब में ग्राम पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इस बीच गुरदासपुर जिले के एक गांव में सरपंच पद के लिए हुई नीलामी में 2 करोड़ रुपए की बोली लग गई। इसकी खबर मिलते ही राज्य चुनाव आयोग ने इसे गंभीरता से लिया। आयोग ने लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन करने वाली ऐसी नीलामी पर राज्य के सभी जिलाधिकारी, सह जिला चुनाव पदाधिकारियों से इस संबंध में 24 घंटे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने बताया कि बड़ी लोकतांत्रिक परंपराओं के तहत इस तरह की प्रक्रिया के कानूनी और नैतिक परिणामों की जांच करने के लिए राज्य चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मुद्दे के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाए। उन्होंने बताया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नर, सह जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। वहीं बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंची लद्दाख के लिए लड़ाई एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को रिहा करने की मांग। जी हां, लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें उन्हें रिहा करने की मांग की गई। याचिका मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष पेश की गई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर की तारीख तय की है। लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के साथ के 100 से ज्यादा साथी हैं। वे लेह से चलकर अपने साथियों के साथ दिल्ली पहुंचे, जहां दिल्ली पुलिस ने सोमवार की रात सिंगू बॉर्डर पर उन्हें हिरासत में ले लिया। दिल्ली में बिना अनुमति प्रदर्शन के चलते दिल्ली पुलिस ने वांगचुक को हिरासत में ले लिया था। तो वहीं आपको बता दें, आईसीसी अध्यक्ष के तौर पर जय शाह लेंगे फैसला। बीसीसीआई उपाध्यक्ष शुक्ला का सबसे बड़ा बयान। दोस्तों, आईसीसी अध्यक्ष के तौर पर जय शाह लेंगे फैसला। बता दें, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है कि पाकिस्तान में 2025 में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के शामिल होने पर आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में जय शाह फैसला लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने इस टूर्नामेंट के लिए पहले ही आईसीसी को ड्राफ्ट भेज दिया है। हालांकि इस बात पर संशय है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेगी या करेगी, इस पर संशय बना हुआ है। वहीं बता दें, आधार कार्ड, पीपीएफ, इनकम टैक्स से एलपीजी के दाम तक कल से ही देश में ये 10 बड़े बदलाव हो गए। अगर आपको नहीं पता तो हम बताने जा रहे हैं, जो आपकी जेब पर बड़ा असर डाल सकता है। दरअसल 1 अक्टूबर यानी कल से ही देश भर में आधार कार्ड, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना समेत इनकम टैक्स जैसे 10 बड़े नियम बदले गए हैं। इन बदलावों का असर सीधे आम आदमी की जेब पर दिखाई दे रही है। पहले ही तारीख को पहला झटका एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर लगा है। दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अक्टूबर के पहले दिन ही 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें, एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियम बदल दिए गए हैं। इसके मुताबिक एचडीएफसी बैंक ने स्मार्ट बॉय प्लेटफॉर्म पर एप्पल प्रोडक्ट के लिए रिवार्ड पॉइंट के रिडम्पशन को एक प्रोडक्ट हर कैलेंडर तिमाही तक सीमित कर दिया गया है। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर है बड़ी खबर। एक बड़ा नियम बदल दिया गया और ये बदलाव भी 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुका है। इसके तहत पहली तारीख से बेटियों के सिर्फ कानूनी अभिभावक ही ये अकाउंट संचालित कर सकते हैं। ये नए नियम के मुताबिक अगर किसी बेटी का SSY अकाउंट ऐसे व्यक्ति के द्वारा खोला गया है जो कि उसका कानूनी अभिभावक नहीं है, तो फिर उसे ये खाता अब नेचुरल पेरेंट्स या लीगल गार्डियन को ट्रांसफर करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो अकाउंट बंद हो जाएगा। जी हाँ, वहीं पीपीएफ खाते से जुड़ा बड़ा नियम, 3 अहम बदलाव हुए हैं। ये बदलाव कल से लागू हो गए। इसके तहत 1 से अधिक अकाउंट रखने पर 2 अकाउंट पहले अकाउंट में मर्ज करने होंगे। 2 और बदलाव नाबालिग अकाउंट और NRI अकाउंट से जुड़ा हुआ है। इसी बीच दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता है अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।